अब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं 2.2.1 व्हाट हैपन्स टू एन एसिड एंड अ बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। तो देखिए मैंने वैसे पहले पढ़ा दिया है कि जब वाटर सॉल्यूशन में किसी भी एसिड को डाला जाता है तो उसके आयंस बन जाते हैं, या फिर बेस को डाला जाता है, बेस को घोला जाता है तो उसके भी आयंस बन जाते हैं। व्हाट हैपन्स टू एन एसिड एंड अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन। तो एसिड को जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो उसके आयंस बन जाते हैं और हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वे अलग हो जाते हैं। और बेस को जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो उसके जो हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं वे अलग हो जाते हैं। मतलब बेस जो है वो डिसोसिएट हो जाता है और उसके आयंस बनते हैं, जिसमें से एक होता है हाइड्रोक्साइड आयन। और एसिड को जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो उसके आयंस बन जाते हैं, जिनमें से एक होता है हाइड्रोजन आयन। डू एसिड्स प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन? लेट अस टेस्ट दिस। तो क्या जो एसिड्स होते हैं वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही आयंस बनाते हैं? मतलब क्या एसिड्स को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, वाटर में घोला जाता है, तो क्या तभी उसके आयंस बनते हैं? हम ये टेस्ट करके देखते हैं। हम 1 ग्राम सॉलिड NaCl लेंगे इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेटअप दैट एपरेटस एज सोन। और इस तरह से सेटअप कर लेंगे। ये है सोडियम क्लोराइड, ड्राई सोडियम क्लोराइड। इसके बाद ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। अब हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, क्योंकि कंसनट्रेटेड एसिड जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो इसको ड्रॉपर की हेल्प से डालेंगे, धीरे धीरे ड्रॉप वाइज। और जो ये टेस्ट ट्यूब है इसको स्टायर करते रहेंगे, मतलब साथ साथ जो है एसिड इसमें डिजोल्व होता रहे, घुलता रहे। तो इस टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन है उसको स्टायर करते रहेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इज देयर गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब? तो आप क्या ऑब्जर्व, क्या कोई गैस इस डिलीवरी ट्यूब से बाहर निकलती है? तो देखिए इसमें कॉर्क लगा दी है। जैसे हम इसमें एसिड डालेंगे, ये डिलीवरी ट्यूब के साथ एक कॉर्क लगा दी है यहाँ पर। जैसे ही इसमें सोडियम क्लोराइड के साथ H2SO4 डाला जाता है, उसके बाद एक डिलीवरी ट्यूब के साथ जो कॉर्क है वो इसमें फिक्स कर देंगे। और हम देखेंगे कि इसमें से गैस बाहर निकलती है। इस डिलीवरी ट्यूब में से गैस बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? वी ऑब्जर्व अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, गैस कमिंग आउट of the delivery tube. Test the gas evolved successively with dry and wet blue litmus paper. तो देखिए हम ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, एक बार तो हम ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेंगे इसके सामने, और एक बार लेंगे हम वेट, एक बार तो सूखा ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और एक बार उस ब्लू लिटमस पेपर को पानी में भिगो लेंगे। तब इस ट्यूब के सामने हम उस लिटमस पेपर को लाएंगे। तो हम देखेंगे कि जो ड्राई लिटमस पेपर है उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आता है। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर? तो जो वेट लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ है? मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में ही ये बता दिया था कि जब एसिड्स को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, एसिड्स को जो वाटर में डिजोल्व किया जाता है तब उसके आयंस बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो गैस निकली है वो ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस निकली है, ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस यहाँ पर निकली थी। और ड्राई HCl गैस के पास अगर हम ड्राई लिटमस पेपर लाएंगे तो इसके आयंस कैसे बनेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ड्राई HCl गैस, इसके आयंस नहीं बनते हैं, क्योंकि इसके सामने ड्राई लिटमस पेपर लाएंगे हम और ये भी ड्राई है तो इसके आयंस नहीं बनेंगे। और जब हम इसके पास वेट लिटमस पेपर लाएंगे तो ये जो HCl है इसके आयंस बन जाएंगे, इसमें H आयंस और Cl आयंस बन जाएंगे। ये फिर लिटमस पेपर के साथ रिएक्शन करेगा और लिटमस जो है रेड हो जाएगा, क्योंकि ये एसिड है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तो देखिए जो ड्राई HCl गैस है वो एसिडिक नहीं होती है, क्योंकि उसमें आयंस तो बने ही नहीं। और HCl सॉल्यूशन है वो एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें
हाइड्रोजन आयंस बनते हैं, H+AQ आयंस। और ये हमने पहले भी पढ़ा है और यहाँ से भी प्रूव हो गया है कि जब एसिड्स को वाटर में घोला जाता है, वाटर में डिजोल्व किया जाता है, तभी उसके H+AQ आयंस बनते हैं, जिसके कारण जो ये ब्लू वेट लिटमस है वो रेड हो जाता है, लेकिन ड्राई लिटमस जो है वो रेड नहीं होता है। नोट टू टीचर्स ये नोट करें, इफ़ द क्लाइमेट इज़ वेरी ह्यूमिड, अगर क्लाइमेट में मॉइस्चर है, अगर मॉइस्चर है क्लाइमेट में, यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस्ड थ्रू द गार्ड ट्यूब। तो डिलीवरी ट्यूब है इसके सामने, ये लगा लेना है हमें, जो कि गार्ड ट्यूब है। और गार्ड ट्यूब में कैल्शियम क्लोराइड होता है, और जो कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो इस हाइड्रोक्लोरिक गैस में अगर मॉइस्चर होगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जो कैल्शियम क्लोराइड है वो अगर हाइड्रोक्लोरिक गैस में कुछ मॉइस्चर होता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो कैल्शियम क्लोराइड है उसको मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट भी बोला जाता है। तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट का काम करता है, इसको मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट की तरह यूज किया जाता है। इफ़ द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस्ड थ्रू अ गार्ड ट्यूब, ड्राइंग ट्यूब, इसको ड्राइंग ट्यूब भी बोला जाता है, इसको गार्ड ट्यूब और ड्राइंग ट्यूब भी बोला जाता है, कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई द गैस। क्योंकि अगर मॉइस्चर इसमें पहले से ही होगा तो वो तो जो ब्लू ड्राई लिटमस पेपर है उसको भी रेड कर देगा, क्योंकि उसमें जो HCl गैस है उसमें तो मॉइस्चर है, इसलिए पहले उसको गार्ड ट्यूब में से पास करना पड़ेगा ताकि HCl गैस में अगर मॉइस्चर है तो वो ड्राई हो जाए। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इस एक्टिविटी से, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं, जो HCl से हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते हैं वो वाटर की प्रेजेंस में ही होते हैं। अगर HCl को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तभी हाइड्रोजन आयंस बनते हैं। द सेपरेशन ऑफ H आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर नहीं होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन आयंस जो है वो बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे, बिल्कुल भी सेपरेट नहीं होंगे। तो HCl प्लस H2O ये हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयंस बने हैं। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ये पहले ही मैंने पढ़ा दिया है, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+AQ या फिर हाइड्रोनियम आयंस H3O प्लस, H आयंस प्लस H2O H3O प्लस। We have seen that acids give H3O plus और H+AQ आयंस इन वाटर। हमने ये देखा है कि जो एसिड्स होते हैं वो वाटर में ही H+AQ आयंस देते हैं या फिर हाइड्रोनियम आयंस देते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन अ बेस इज डिजोल्व इन वाटर। तो ये भी मैंने पहले ही समझा दिया है कि जो बेस है उसको अगर वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो वो भी आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, उसके भी आयंस बन जाते हैं, वो भी आयोनाइज हो जाता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के आयंस बने Na सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के आयंस बने पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड आयंस। इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के आयंस बने मैग्नीशियम और OH हाइड्रोक्साइड आयंस। बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्केलीज। जो वाटर में सोल्यूबल बेसिस होते हैं उनको एल्केलीज बोला जाता है। ऑल द बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। सभी बेसिस वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, वाटर में नहीं घुलते हैं। एंड एल्कली इज अ बेस दैट डिजोल्व इन वाटर। एल्कली वो बेस होते हैं जो कि वाटर में डिजोल्व होते हैं। दे आर सोपी टू टच। इनको अगर टच किया जाता है तो सोप की तरह चिकने होते हैं, साबुन की तरह, और ये कड़वे होते हैं और ये कोरोजिव होते हैं। एल्कली बेस जो होते हैं जो वाटर में डिजोल्व होते हैं ये कोरोजिव होते हैं, मतलब कि ये अगर स्किन पर गिर जाए तो हमारी स्किन जल सकती है। नेवर टेस्ट और टच दैम एज दे मे कॉज हार्म। इनको इसलिए कभी टच नहीं करना चाहिए और टेस्ट भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं। विच ऑफ द बेसिज इन टेबल 2.1 आर एल्केलीज। टेबल 2.1 में कौन कौन से बेसिज जो है वो एल्केलीज हैं। ये टेबल 2.1 है, इनमें कौन कौन से बेसिज एल्केली हैं। तो इनमें सभी बेसिज जो हैं वो एल्केली हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और
पोटासियम हाइड्रोक्साइड। सभी बेसिस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये सभी एल्केलीज हैं, क्योंकि ये सभी वाटर में डिजोल्व होते हैं, इसलिए ये सभी एल्केलीज हैं। नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड्स जनरेट H plus AQ ions and all bases generate OH AQ ions negative. We can view the neutralization reaction as follows. देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी मैंने अच्छी तरह डिटेल में समझा दी थी और ये भी मैंने समझा दिया था कि H आयंस और OH आयंस एक दूसरे के साथ कैसे बॉन्डिंग करते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी समझा दिया था। फिर एक बार देख लेते हैं, जैसे कि एसिड्स प्लस बेसिस सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो एसिड्स जो होते हैं उनमें H आयंस होते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है H आयंस के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको X लिख दिया है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं HCl प्लस NaOH। तो यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है ये यहाँ पर ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में बॉन्डिंग करते हैं, और ये दोनों, तो यहाँ पर ये प्लस है, ये नेगेटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये बन जाता है NaCl जो कि सॉल्ट होता है, और ये OH और H, तो ये H2O वाटर। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये है XM, ये है सॉल्ट, और ये हो गया H2O वाटर। H जो आयंस हैं वो OH आयन के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं और H2O वाटर बन जाता है। लेट अस सी व्हाट इज इवॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और बेस। तो हम ये देखते हैं, देखिए जब एसिड या बेस को आपस में मिक्स किया जाता है तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, लेकिन जब वाटर के साथ एसिड डाला जाता है या फिर बेस डाला जाता है तब क्या बनता है। टेक 10 ml ऑफ वाटर इन बेकर। एक बीकर में वाटर लेंगे और उसमें कुछ ड्रॉप्स से कंसनट्रेटेड H2SO4 की डाल देंगे और बीकर को थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे। बहुत तेज़ नहीं हिलाएंगे क्योंकि इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला है हमने। इसको धीरे धीरे हिलाएंगे बीकर को, ताकि ये जो H2SO4 है ये वाटर में अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाए। टच द बेस ऑफ द बीकर। हम बीकर के बेस को टच करके देखेंगे या बीकर को टच करके देखेंगे तो हमें वो गर्म लगेगी। इज़ देयर अ चेंज इन टेम्परेचर? यस, जो बीकर है वो गर्म लगेगी। इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस? तो देखिए वो प्रोसेस जिसमें हीट निकलती हो, हीट इवॉल्व होती है, उसे एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस जिसमें हीट इवॉल्व होती है या हीट प्रोड्यूस होती है, हीट जनरेट होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। इसमें हीट निकलती है क्योंकि हमने टच करके देखा है कि जो बीकर है वो गर्म हो जाता है। इट मीन्स जब वाटर में एसिड्स डाले जाते हैं तो हीट इवॉल्व होती है और ये प्रोसेस होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स वहाँ से देख सकते हैं, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स देख सकते हैं कि कैसे होते हैं। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो हम एक बीकर लेंगे, उसमें वाटर डालेंगे और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स डालेंगे और बीकर को अगर टच करके देखते हैं तो वो गर्म महसूस होता है। इट मीन्स कि जब बेसिज को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, बेसिज और वाटर को मिक्स किया जाता है तो भी हीट इवॉल्व होती है, हीट जनरेट होती है। इट मीन्स कि वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। वाटर में एसिड को ऐड करना, एसिड को डिजोल्व करना या फिर बेस को डिजोल्व करना हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। इसमें बहुत सारी हीट जनरेट होती है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। मैंने पहले ही बताया था कि जब हम इसको स्टायर करते हैं या फिर बीकर को स्विल करते हैं तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि कंसनट्रेटेड एसिड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं। अगर वो हमारी स्किन पर गिर जाते हैं या फिर किसी कपड़े पर या फिर किसी कागज़ पर या किसी चीज़ पर अगर गिर जाते हैं
तो उसको जला देते हैं। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए जब हम किसी एक्टिविटी में कंसनट्रेटेड एसिड्स का यूज करते हैं, तो हमें सावधान रहना चाहिए। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड स्लोली टू द वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टायरिंग। और देखिए एसिड्स में वाटर ऐड नहीं करना है, वाटर में एसिड ऐड करना है, एसिड में वाटर ऐड नहीं करना है, ये नहीं करना है, वाटर को एसिड में ऐड नहीं करना है और एसिड को वाटर में ऐड करना है, एसिड टू वाटर ये ऐड करना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जो अगर वाटर में एसिड ऐड करेंगे तो जो सॉल्यूशन है वो स्प्लैश हो सकता है, वो जो बीकर है या फिर टेस्ट ट्यूब है उससे बाहर निकल सकता है। और अगर वाटर में एसिड ऐड करेंगे तो ड्रॉप वाइज ऐड करना है, ड्रॉपर की हेल्प से ड्रॉप वाइज एसिड को वाटर में ऐड करना है। इफ़ वाटर इज एडिड टू अ कंसनट्रेटेड एसिड, अगर कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर ऐड करना है, द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सर टू स्प्लैश आउट एंड काज बर्न्स। ये मैंने बता दिया है। अगर हम एसिड में वाटर डालेंगे, मतलब कंसनट्रेटेड एसिड में अगर वाटर डालेंगे तो जो सॉल्यूशन है वो उछलकर बाहर निकल सकता है, स्प्लैश आउट हो सकता है और उससे हम जल सकते हैं। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक, और क्योंकि वाटर और एसिड को डिजोल्व किया जाता है या वाटर एसिड एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो, तो इसके कारण उसमें एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होती है। तो एक्सेसिव हीट के कारण जो बीकर है या जो कंटेनर है, ग्लास का जो कंटेनर हम यूज करेंगे वो ब्रेक हो सकता है, वो टूट सकता है ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है और इसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है और इससे ये सॉल्यूशन भी गर्म हो जाता है और ग्लास कंटेनर भी गर्म हो जाता है, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है और ये ग्लास कंटेनर टूट भी सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर ऐड नहीं करना है जबकि वाटर में एसिड ऐड करना है। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन। देखिए ये वार्निंग साइन दे रखा है कि एसिड से हमारा हाथ भी जल सकता है या फिर कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पर रखा वो जल सकता है। वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर कंटेनिंग कंसनट्रेटेड एसिड्स। जिन कंटेनर्स में कंसनट्रेटेड एसिड्स या बेसिस होते हैं उनके ऊपर ये वार्निंग साइन बना होता है, इसका ध्यान रखना है। जब भी एसिड्स और बेसिस से कोई भी एक्टिविटी करते हैं और उनके ऊपर ये साइन हो तो बहुत ही सावधानी रखनी है। लुक आउट फॉर वार्निंग साइन ऑन द कैन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बोटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स। तो ये जो है ये वार्निंग साइन हमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर देखना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर भी देखना है, जरूर उस पर बना होगा। मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास है 10 ml वाटर है, 10 ml ऑफ वाटर और इसमें हम डालेंगे 2 grams ऑफ NaOH पैलेट्स और फिर हम लेंगे एक और बीकर और इसमें हम डालेंगे 50 ml ऑफ वाटर और इसमें हम डालेंगे 2 ग्राम ऑफ NaOH। तो ये है बीकर ए, ये है बीकर बी। बीकर ए में 10 ml वाटर है और 2 ग्राम्स NaOH है। बीकर बी में 50 ऑफ वाटर है और 2 ग्राम्स ऑफ NaOH है। तो देखिए यहाँ पर वाटर ज़्यादा हुआ बी में ए की बजाय वाटर ज़्यादा है और NaOH दोनों में सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर, जब वाटर में एसिड या बेस मिलाया जाता है रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ आयंस। तो इसमें आयंस की जो कंसनट्रेशन है वो कम हो जाती है। जितना ज़्यादा हम वाटर मिलाएंगे तो उसमें आयंस की कंसनट्रेशन कम हो जाती है पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में। तो देखिए इसमें ये ज़्यादा बेसिक होगा या फिर ये ज़्यादा बेसिक होगा, ये ज़्यादा बेसिक होगा, ये वाला जो है ए वाला ज़्यादा बेसिक होगा। 1 ml सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें ज़्यादा
बेस होगा, और अगर बी का 1 ml सॉल्यूशन लेंगे तो ए की बजाय कम बेसिक होगा। सच अ प्रोसेस कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। इस प्रोसेस को डाइल्यूशन बोला जाता है। वाटर ज़्यादा होगा और उसमें एसिड या बेस कम होगा। वाटर ज़्यादा और एसिड और बेस बहुत ही कम होगा तो हो गया डाइल्यूटेड एसिड या बेस। मोर वाटर लेसर एसिड और बेस, तो ये होता है डाइल्यूटेड एसिड और बेस। दो तरह के एसिड और बेसिस होते हैं। एक तो जो प्योर एसिड या बेस होता है, या फिर उसमें बहुत ही कम वाटर होता है, वो तो होता है कंसनट्रेटेड एसिड या बेस। अगर उसमें बहुत ज़्यादा वाटर डाल देंगे और एसिड या बेस बहुत कम होगा तो वो होता है डाइल्यूटेड एसिड या बेस। ये मैंने पहले ही समझा दिया है, पहले वाली वीडियो अगर आपने देख ली हैं तो उनमें मैंने पहले ही समझा दिया है। यहाँ तो एक तरह से रिवीजन हो रहा है ताकि कोई भी टॉपिक छूटे ना, तो इसलिए मैंने ये भी यहाँ पर कवर कर लिया है। तो इसके बाद ये वाला टॉपिक आता है 2.3 हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। तो देखिए ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है। तो इसमें पीएच रेंज, पीएच स्केल को भी हम कवर कर लेंगे। मैंने पहले भी जो इंडिकेटर्स हैं उसमें भी मैंने पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा बताया था, लेकिन इसमें और भी टॉपिक्स हैं जो कि पीएच रेंज या पीएच स्केल से रिलेटेड हैं, जैसे कि ये भी इसमें कवर करने होंगे। तो इसलिए इस टॉपिक को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक मैंने देखिए बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। देखिए इन वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं अभी आपको क्लियर हो गए तो आप आगे भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट हैं वो क्लियर कर जाएंगे, क्योंकि बार बार तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ाए नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्लासेज में ये टॉपिक्स इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाए जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में और नए टॉपिक्स आ जाएंगे। तो अभी आप इन टॉपिक्स को डिटेल में अगर पढ़ाया गया तो डिटेल में ही पढ़ लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए हैं, और अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक्स समझ में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इन वीडियोज़ को भेज दें ताकि वो भी अच्छी तरह से समझ लें। तो ये सभी टॉपिक्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।